चलिए स्टार्ट करते हैं आज से एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस है, पहले इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं। एंड आज हम लोग पूरे इस चैप्टर का एक मतलब फॉर्मूले वगैरह डिस्कस नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे आज इस चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि एक बार ये चैप्टर आपको कॉन्सेप्चुअल समझ गया ना, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो उतने सारे फॉर्मूले रटना अपने आप एक डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर बार समझ लिए ना तो फिर फॉर्मूला याद रखना बड़ी बात नहीं है। देखो आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट? क्या है चैप्टर का नाम? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं? वैरिएंस एनालिसिस। अब नाम ही क्या है आप लोगों का? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब हम पहले से कुछ एक क्या करके रखते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज अपनी बना के रखते हैं। जैसे कि मैं स्टैंडर्ड इस शब्द का मतलब बताना मतलब पहले जरूरी समझता हूँ कि पहले आपको ये मतलब समझ में आ जाए व्हाट इज स्टैंडर्ड। ठीक है, एक लेवल होता है, ठीक है, जो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का एक स्टैंडर्ड है। या फिर जैसे मैं आप एक स्टूडेंट हो, आप क्या हो? एक स्टूडेंट हो, तो आप लोग पेपर देते हो तो आपके मार्क्स का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। आपके मार्क्स का क्या किया गया है? एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। आप लोगों का मार्क्स का क्या बना हुआ है? एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जैसे आप मिनिमम 50 मार्क स्कोर करोगे तभी आप क्या होंगे? पास, अदरवाइज क्या हो जाओगे? फेल। अगर 50 के नीचे मार्क्स स्कोर करते हो तो क्या हो जाओगे? फेल। और 50 के ऊपर स्कोर करते हो तो 50 मार्क क्या है? स्टैंडर्ड है। क्या MBA M.Com स्टूडेंट्स के लिए क्या है? ये स्टैंडर्ड है 50 मार्क्स। अच्छा, यही बात अगर मैं करूं, आप अगर UG के स्टूडेंट होते, आप BCom BBA के स्टूडेंट होते तो आपके फिर 50 मार्क स्टैंडर्ड नहीं था, फिर वहां 40 मार्क आपके लिए स्टैंडर्ड था। तो क्या स्टैंडर्ड वैल्यू बदलते रहती है, यानी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग स्टैंडर्ड वैल्यू चलेगी। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ MBA या PG स्टूडेंट्स की, M.Com MBA ये पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, तो नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर इनका स्टैंडर्ड मार्क कितना है? 50। कि 50 या उसके ऊपर स्कोर करोगे तो ही पास होंगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे। तो ये क्या है आपका स्टैंडर्ड मार्क्स। अब हम लोग इस स्टैंडर्ड मार्क का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। जैसे हमारे पास 4 स्टूडेंट है, एक है A, एक है B, एक है C, एक है D। ऐसे 4 हमारे पास अलग अलग छात्र है, स्टूडेंट्स है। A ने स्कोर किया 80 मार्क, B ने किया 70 मार्क, C ने किया 40 मार्क और D ने किया फॉर एग्जाम्पल 25 मार्क। हम लोग क्या करेंगे? इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करेंगे। कौन से मार्क्स से? स्टैंडर्ड मार्क्स से। कौन से मार्क्स से? स्टैंडर्ड मार्क्स से। स्टैंडर्ड कितने चाहिए थे? 50। स्टैंडर्ड मार्क्स कितने थे? 50। और एक्चुअल में कितने ऑब्टेन्ड हुए? 80। यानी कि जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा का ला लिया क्या? जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा ला लिया क्या? 30 मार्क्स ज्यादा ला लिया क्या? तो ये जो 30 मार्क्स ज्यादा है ये एडवांटेज है उसके लिए, फेवरेबल है उसके लिए ये चीज। सेम चीज अगर मैं बात करूं बी के लिए, बी ने कितना स्कोर किया? एक्चुअल 70, जबकि स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी थी? 50। यानी कि इसने भी 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है कि अपने स्टैंडर्ड से। तो जब भी स्टैंडर्ड से ज्यादा स्कोर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेवरेबल। मतलब हमारे लिए ये तो पॉजिटिव बात है ना। हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 50 का और स्कोर कितना कर रहे हैं? 70। तो हमको जितना चाहिए तो हम अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए फेवरेबल है ये बात हमारे लिए। लेकिन सी का अगर मैं कंपेयर करूं कि भाई सी को 40 मिले जबकि स्टैंडर्ड कितने की जरूरत है? 50। मतलब माइनस में आंसर आ रहा है क्या सी का? -10। यानी कि जितनी की जरूरत है उसने उससे कम स्कोर किया। मतलब उसके लिए क्या बात है? नेगेटिव बात है। तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल या एडवर्स। उसके लिए एडवर्स सिचुएशन है ये वाली, राइट? उसके लिए कैसी सिचुएशन है ये? एडवर्स सिचुएशन है। और सेम डी के लिए अगर मैं बात करूं तो 25 में से अगर 50 स्टैंडर्ड हटा दूं तो फिर -25, मतलब कि एडवर्स सिचुएशन है उसके लिए। यानी कि हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्यों सीखते हैं? हम लोग इसलिए सीखते हैं ताकि हम आपका परफॉर्मेंस चेक कर सकें। इन चारों का मार्क्स एनालिसिस करने का परफॉर्मेंस समझ में आ रहा है? ए ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बी ने थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, सी को थोड़े और इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर सके, और डी को थोड़े ज्यादा स्टैंडर्ड ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये जैसा स्टूडेंट्स के साथ हमने यहाँ पर मार्क्स का एनालिसिस किया, इसी तरीके से हम इंडस्ट्री बिजनेस के अंदर एनालिसिस करते हैं।
ओके सो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड मतलब बताना है सेट ऑफ, पहले से हम जो पहले से सेट करके रखते हैं अपने बेंचमार्क्स या प्री डिटरमाइंड वैल्यू, जो हम पहले से क्या करके रखते हैं, डिसाइड करके रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। सो और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज कंपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस के अंदर हम लोग मार्क्स की तो बात नहीं करेंगे, वहां कॉस्ट की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मुझे कोई मटेरियल बनाना था, ठीक है, मुझे कोई मटेरियल का प्रोडक्शन करना था, तो मैंने सोचा था कि उसके लिए जो रॉ मटेरियल या मटेरियल लगेगा, स्टैंडर्ड प्राइस मैंने सोचा था कि 50 रुपये लगेगा एक यूनिट को बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कितना लग गया, एक्चुअल में जो प्राइस लग गया वो लग गया 47 रुपीज। कितना लग गया, 47। यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो मेरा क्या कहलाता है, वैरिएंस कहलाता है। वैरिएंस का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस। वैरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो वैरिएंस एनालिसिस मतलब हम अलग अलग कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे, एक्चुअल के साथ। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कंपेयर बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड रेवेन्यू विद द एक्चुअल रिजल्ट। हम स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, एक्चुअल के साथ कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं, राइट। फाइंड द रीजन फॉर द वैरिएंस। और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये, ताकि हमें रिजल्ट समझ में आए, वैरिएंसेस का, डिफरेंसेस का, क्यों ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। अच्छा, यहाँ प्राइस कम लगी तो क्यों कम लगी, तो शायद बल्क में क्वांटिटी में आपने खरीद के लाया, या फिर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया, या कोई ऑफर में खरीद के लाया था इसलिए कम पैसे लगे। आपको देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड से क्यों कम हुआ, या फिर ज्यादा हो रहा है तो क्यों। भाई स्टैंडर्ड हमने सोचा था 50 लगेगा, बट क्यों 60 लग गया, ज्यादा क्यों लगा, महंगाई बढ़ गई क्या, या फिर आपसे ज्यादा चार्ज ले लिया क्या सामने वाले ने, आपने एनालिसिस नहीं किया क्या मार्केट में, बार्गेनिंग अच्छी नहीं किया क्या आपने। तो बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। डन, ओके। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डेविएशन, डेविएशन का मतलब ही डिफरेंस होता है, टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द स्टेप टू इम्प्रूव इट, ताकि वो इससे एक बेटर डिसीजंस ले सके। इसीलिए क्या किया गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इस चैप्टर को पढ़कर समझ सको बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, और उस डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली फिर आप क्या कर सको, प्रॉपरली अपने डिसीजंस ले। जैसे एक एग्जांपल के लिए, मैं अभी जैसे आप लोगों की फुल टेस्ट सीरीज शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, क्या शुरू करने वाला हूँ, फुल टेस्ट पेपर की सीरीज शुरू करने वाला हूँ। सो अगर मैं फुल टेस्ट सीरीज लेता हूँ और एक एग्जांपल के लिए आउट ऑफ 80 मार्क्स, टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, 80 का। अब मैंने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है आप लोगों के लिए, और मेरे स्टैंडर्ड मार्क्स के हिसाब से अगर आप 80 में से 65 स्कोर करते हो तो आप गुड, मतलब कि ओके स्टूडेंट हो, गुड नहीं, आप ओके स्टूडेंट हो, एग्जाम क्लियर कर जाओगे। मतलब कि मेरे स्टैंडर्ड मार्क्स कितने हैं, 65। भले ही यूनिवर्सिटी के एक्चुअल स्टैंडर्ड कुछ और, लेकिन कॉमर्स एकेडमी का स्टैंडर्ड मार्क क्या है, 65। अगर आपने यहाँ के ट्यूशन में पेपर दिया और सपोज हमने स्टैंडर्ड कितना सोचा है, 65, एक्चुअल में कितने आ गए आपको, फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल में आपको 60 मार्क है, यानी आप मेरे स्टैंडर्ड के मुकाबले कम परफॉर्मेंस दे रहे हो, मतलब अंडर परफॉर्मेंस है आपका। लेकिन अगर आपने स्कोर किया 70, इसका मतलब आप मेरे स्टैंडर्ड से ज़्यादा अचीव कर रहे हो, जितना सोचा था, यानी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ओवर परफॉर्मेंस दिया है। अच्छा, अगर आपने सपोज करो एग्जैक्ट 65 स्कोर किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जितना स्टैंडर्ड, मतलब कि हमने जितना स्टैंडर्ड सोचा था, बच्चों ने एक्यूरेट स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस दिया। तो हमेशा कौन सी सिचुएशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी हमारे लिए, स्टैंडर्ड से ज़्यादा एक्चुअल होना चाहिए मार्क्स के कंडीशन में। लेकिन यही अगर खर्चों की बात हो, इनकम के केस में हमेशा एक्चुअल इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, खर्चे स्टैंडर्ड कम होना चाहिए। लेकिन खर्चों की जब जब बात होगी तो एक्चुअल खर्चे हमेशा क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, तो हमारे लिए अच्छी बात है। यही अगर कॉस्ट की बात होती, कॉस्ट खर्चों की बात होती, बोलते कोई चीज को बनाने के लिए 65 रुपए का खर्चा लग रहा है और एक्चुअल में आपने 70 रुपए खर्चा कर दिया, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बुरी बात है ना, ये मतलब आपके लिए ड्रॉबैक है, आपके लिए फ्लॉ है ये। अच्छा, 65 रुपए स्टैंडर्ड था लेकिन आपने 60 रुपए खर्च किया, तो अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। यानी यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल कॉस्ट में आपको इस तरीके से डिसाइड करना होगा। डन। तो ये किसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में है, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत यहाँ थ्योरी दी हुई है।
तो एक बार ये नोट्स आप लोग के साथ अगर शेयर होती है तो आप लोग क्या करेगा, एक बार थ्योरेटिकल पोर्शन है सिर्फ रीड करके छोड़ दीजिएगा। ओके, मैं मेन मुद्दे की तरफ आता हूँ आगे। ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल मटेरियल है, एक बार आप लोग सारे थ्योरेटिकल मटेरियल्स को पढ़िएगा। इसके ऑब्जेक्टिव देखिएगा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसका मेन मोटो क्या है, इसको पढ़ाने का या इसको पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सर एग्जाम में इसलिए पढ़ रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एग्जाम में इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्जाम के अलावा रियल लाइफ के अंदर, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर इसका कहाँ पर यूज है हमने वो देखना है। रियल लाइफ के अंदर क्या देखना है हमने, इसका यूज कहाँ है। सो द इंस्टीट्यूट टू कंट्रोल द मैकेनिज्म ऑन ऑल द एलिमेंट्स, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या कर सके, सारे के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सके ऑफ द कॉस्ट एंड द अफेक्ट द प्रोडक्शन एंड द सेल। मतलब देखो, प्रोडक्शन करने के लिए तीन चीजें बेहद जरूरी होती हैं। कौन सी वो तीन चीजें हैं? सबसे पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है ओवरहेड। कभी भी प्रोडक्शन करना है, बिजनेस करना है, तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या? बिना मटेरियल के प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेबर नहीं लाओगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, और छोटे मोटे फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चे भी तो लगते हैं। तो ओवरहेड के अंदर हम दो तरीके के खर्चों की बात करते हैं, वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं और फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं। ये भी तो जरूरी है, ये भी क्या है, जरूरी है, राइट। सो हम लोग कंट्रोल कर सके अपने बिजनेस को, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखते हैं। उसके अलावा टू मेजर द डिफरेंट ऑपरेशन एफिशिएंसी, हम अपने बिजनेस की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। और टू इम्प्रूव द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड जनरेट अ सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एम्प्लॉइज। और हम लोगों को अगर पता चल जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम डेलीगेट करना है, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। उसके अलावा टू डेवलप द कॉस्ट कंसाइसनेस इन द एम्प्लॉयज, मतलब कॉस्ट कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है वो आप अपने एम्प्लॉय को अवेयर कर सकते हो। प्रिज्यूम द प्रोडक्शन कॉस्ट, पहले के पहले आप अपना स्टैंडर्ड सेट कर लो ताकि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जानना और भी आसान हो जाए। तो अवेल द बेनिफिट ऑफ द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मतलब कि मैनेजमेंट को भी क्या होना चाहिए, एक बेनिफिट मिलना चाहिए कि कोई ऐसे केसेस सामने में आ रहे हैं जो एकदम सडन है आप लोगों के लिए, उनके लिए आप पहले के पहले प्रिपेयर्ड रहोगे। और ब्रिंग अबाउट द विविड प्रोग्रेसिव विजन एंड सेग्रीगेशन डिसीजंस मेकिंग इन ईच मैनेजरियल लेवल, मतलब आपको इन शॉर्ट मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के काम आता है। तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सारे के सारे आपके मैनेजमेंट्स को डिसीजंस लेने के काम आएंगे, राइट। इसलिए हम लोग इस चीजों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो स्टैंडर्ड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो सारे स्टैंडर्ड एक जैसे नहीं होते। अगर मैं टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। देखो, करंट स्टैंडर्ड मतलब हो सकता है अभी आपके लिए स्टैंडर्ड कुछ अलग हो, फ्यूचर में स्टैंडर्ड कुछ और, ठीक है। तो एक होता है आपका करंट स्टैंडर्ड वैल्यू। तो करंट का मतलब होता है जो अभी करंट पीरियड में जो आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं करंट स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब होता है जनरली उस इंडस्ट्री के अंदर लोगों के लिए क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको बोला जाता है आइडियल स्टैंडर्ड। और एक्सपेक्टेड का मतलब आप कितना चाह रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी है। तो सारे स्टैंडर्ड अलग अलग होंगे, सबके हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड वैल्यू निकलेंगे। अगर मैं यहीं पर 5 बच्चे से सवाल पूछूं कि आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड क्या है, तो सबके स्टैंडर्ड सेम होंगे क्या? नो। कोई बोलेगा सर 50 आ जाए बहुत है, कोई बोलेगा नहीं सर 80 में 80 आने चाहिए, कोई बोलेगा सर 70 आ जाए तो हम खुश रहेंगे। तो सबके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, अलग अलग। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स मतलब जो जनरली आपके पास परफॉर्मेंस के बेसिस पर देखी जाती है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप अभी तक के पिछले जब से बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हो 60-70 के रेंज में आपका स्कोर रहा है, तब एकदम से 90 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो क्या? आप अगर 60 से 70 वाले स्टूडेंट हो तो आप अपना स्टैंडर्ड 90% सेट कर सकते हो क्या? आप पिछले 15-16 सालों से जब से स्टडी करते आ रहे हो तब से तो आप लोगों ने अपना स्टैंडर्ड 60 से 70 सेट कर रखा है। तो अब आने वाले समय भी आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड क्या माना जाएगा, 60-70 ही माना जाएगा। चलो, तो ये सब बातें हो गई आपकी किससे रिलेटेड, स्टैंडर्ड से रिलेटेड। एक मिनट, ओके। अब देखो, कोई भी सामान जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो आपको मटेरियल की जरूरत पड़ेगी सामान बनाने के लिए।
रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेंगे तो स्टैंडर्ड मटेरियल का मतलब होता है आपको कितने मटेरियल के एक्चुअल में नहीं, आपने कितने मटेरियल मतलब लगेंगे सोच रखा था पहले से, उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल। क्या होता है स्टैंडर्ड मटेरियल का मतलब? सो आप लोगों को मटेरियल, ठीक है, देखो कभी भी प्रोडक्शन करना हो तो आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है, और आप लोगों के पास लेबर की ज़रूरत रहेंगी। तो आप लोगों को मटेरियल के बारे में भी सीखना है इस चैप्टर के अंदर में, लेबर के बारे में सीखना है कि लेबर की ओवरऑल कितनी कॉस्ट लगने वाली है, और फिर मटेरियल प्राइस, क्योंकि मटेरियल का प्राइस एक समान होगा क्या हमेशा? नो। अच्छा, लेबर के रेट भी हमेशा सबके सेम होंगे क्या? स्किल्ड लेबर का रेट अलग होता है, अनस्किल्ड का अलग होता है, मेल का रेट अलग होता है, फीमेल वर्कर का रेट अलग होता है। तो आप लोगों को वेरिएशन देखने को मिलेंगे, और जितना आप सोच के चलते हो जरूरी नहीं होता कि खर्चा हमेशा उतना ही हो, वो वेरी कर सकता है, और वही हम लोग वैरिएंस से इसके मदद से देखते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? बजट ही तो है, हम अपने क्या सोच रहे हैं कितना होना चाहिए उसका कंपैरिजन एक्चुअल के साथ कर रहे हैं। स्टैंडर्ड मतलब क्या होना चाहिए, एस्टिमेशन, और एक्चुअल मतलब जो हो रहा है, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं, राइट। चलिए, वैरिएंसेस का मतलब भी क्या होता है आपका? डिफरेंस। वैरिएंसेस का मतलब क्या होता है? वेरिएशन। ये जो डिफरेंसेस आता है ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैरिएंसेस। वैरिएंसेस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक फेवरेबल वैरिएंसेस हो सकता है, फेवरेबल, या इसी को क्या भी बोलते हैं? पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव। फेवरेबल मतलब जो आपके लिए फायदे वाला वैरिएंस होता है, या इसी को क्या भी बोला जाता है? क्रेडिट वैरिएंस। जैसे कि मान लो आपने स्टैंडर्ड सोच के रखा था पहले से, आपने स्टैंडर्ड क्या सोच के रखा था पहले से कि 50 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट लगी कितनी? 45 रुपए की। आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना सोचा था? आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 50 रुपीज की, लेकिन ये था स्टैंडर्ड कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट लगी कितनी? एक्चुअल कॉस्ट लगी 42 रुपए की, 42 रुपीज की। तो 8 रुपए का वैरिएंस आएगा। इस वैरिएंस को बोलेंगे मटेरियल या फिर कॉस्ट वैरिएंस, क्योंकि कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है, तो इस वैरिएंस को क्या बोलेंगे? कॉस्ट वैरिएंस। और क्योंकि पॉजिटिव है, क्या मतलब? फेवरेबल है हमारे लिए, क्योंकि 50 रुपए लगने थे लेकिन लगे कितने? 42, मतलब कि 8 रुपए से हमारा ये जो वैरिएंस है फेवरेबल निकला, हमारे फेवर में आया ये वैरिएंस। तो 8 रुपीज आपका क्या निकलेगा? फेवरेबल वैरिएंस। डन। इसी को कुछ लोग पॉजिटिव वैरिएंस भी बोलते हैं, बट ठीक है, हम लोग फेवरेबल वैरिएंस को एफ से डिनोट करेंगे और अनफेवरेबल को यू से। हम पूरे चैप्टर के अंदर एफ और बी, इसी को कुछ लोग अनफेवरेबल को कुछ लोग एडवर्स भी बोलते हैं, एडवर्स, और एडवर्स को ए से डिनोट किया जाता है। अनफेवरेबल को क्या भी बोला जाता है? एडवर्स। तो कुछ लोग हो सकता है अनफेवरेबल को एडवर्स बोल के ए से डिनोट करें, ठीक है। तो वैरिएंसेस कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला कौन सा? फेवरेबल। एग्जाम में आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखना होता है कौन सा वैरिएंस फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है। तो एक फेवरेबल होता है और दूसरा कौन सा होता है? अनफेवरेबल। दो प्रकार के वैरिएंसेस होते हैं, एक फेवरेबल वैरिएंस और दूसरा अनफेवरेबल वैरिएंस। फेवरेबल क्या शो करता है? आपकी एफिशिएंसी को, जबकि अनफेवरेबल क्या शो करता है? आपकी इनएफिशिएंसी को, क्या बराबर काम नहीं कर पाए। करेक्ट। चलिए आगे और बढ़ते हैं। नाउ अगर मैं वैरिएंसेस की बात करूं तो वैरिएंसेस को हम लोग मेनली दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक है कॉस्ट वैरिएंसेस, जो सारे खर्चों से रिलेटेड डील करेंगे। कॉस्ट वैरिएंसेस के अंदर हम सारे के सारे खर्चों की बात करेंगे, और इसके अंदर 3 टाइप के खर्चे आते हैं। कौन कौन से? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। फिर ओवरहेड के अंदर 2 तरीके के वैरिएंसेस आते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। तो हमको कितने टॉपिक पढ़ना है? मटेरियल ओवरहेड के बारे में, मतलब मटेरियल वैरिएंसेस के बारे में पढ़ना है। पूरी एक क्लास इसके लिए हम लोग डिवोट करेंगे। लेबर वैरिएंसेस पढ़ना है, एक क्लास पूरी लेबर वैरिएंसेस के लिए डिवोट करेंगे। और ओवरहेड वैरिएंसेस पढ़ना है, उसके लिए पूरी एक क्लास डिवोट करेंगे, राइट। तो ऐसे हमारे 3 क्लासेस इन 3 वैरिएंसेस को पढ़ने में चले जाएंगे विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और सेल्स वैरिएंस, ये छोटा सा टॉपिक है आपका,
कि हो सके तो अपने थर्ड दिन में ही कवर हो जाएगा। तो सेल्स वैरिएंसेस मतलब इनकम के बीच का डिफरेंस देखना है, आपने कितनी इनकम सोचा था और कितनी एक्चुअल में अचीव हुई है, राइट। तो इनकम हमेशा एक्चुअल में ज़्यादा होनी चाहिए, एक्चुअल इनकम आपको हमेशा याद रखना है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगी तभी तो फायदा होगा। आपने सोचा था ₹1,00,000 का सेल करना है और 80,000 का सेल हुआ, मतलब स्टैंडर्ड से कम हुआ, तो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। लेकिन ₹1,00,000 का सेल सोचा था और 1,20,000 का सेल हुआ, तो अब फेवरेबल है, अब फेवरेबल। तो दो तरीके के वैरिएंसेस पढ़ना है, कॉस्ट वैरिएंस और सेल्स वैरिएंस, ठीक है। और आज हम जो अब चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, पहले हम कौन से वैरिएंसेस से रिलेटेड करने जा रहे हैं? कॉस्ट। हम कौन से वैरिएंसेस की बात करने जा रहे हैं? कॉस्ट। आप सभी लोग भी अपने अपने कॉपी के ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। अपने कॉपी के ऊपर आप लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, थ्योरेटिकल तो नोट्स आपके पास रहेंगी, थ्योरी वहां से आप पढ़ सकते हो, तो थ्योरी नहीं लिख रहे, सीधा जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स जो है इस चैप्टर के अंदर हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वैरिएंसेस। सारे लोग अपने कॉपी पर क्या हेडिंग दे देंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वैरिएंस एनालिसिस, वैरिएंस एनालिसिस। और उसके अंदर सीधा ये चार्ट बना दो, पहला ही मतलब शुरुआती इस चार्ट से कर दो, ठीक है। सो आप लोगों के पास दो तरीके के वैरिएंसेस है। पहला आप लोगों के पास है कॉस्ट वैरिएंसेस, राइट, और उसके अलावा दूसरा आपके पास है कौन सा वैरिएंसेस? सेल्स वैरिएंसेस। तो हमें दो तरीके के टोटल इस चैप्टर के अंदर वैरिएंसेस पढ़ने हैं। लेकिन अब बात आती है कॉस्ट वैरिएंसेस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम लोग कॉस्ट वैरिएंसेस के अंदर पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, उसके अलावा पढ़ेंगे लेबर कॉस्ट वैरिएंसेस और ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंसेस। और फिर ओवरहेड के अंदर भी हम दो और वैरिएंसेस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक वेरिएबल ओवरहेड होता है, एक वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंसेस होता है, और एक फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंसेस होता है, ठीक है। एक आपका कौन सा वैरिएंसेस होता है? वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस, और एक आपका फिक्स्ड ओवरहेड वैरिएंस। ऐसे आप लोगों को कुल मिलाकर 1 2 3 4 मतलब कॉस्ट के अंदर टोटल कितने वैरिएंसेस पढ़ने? मेन 4। फिर मटेरियल के अंदर फिर हम लोग और अलग अलग चीज करेंगे। देखो अब मटेरियल में डिफरेंस दो चीज़ों की वजह से आ सकता है, एक क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आ सकता है या फिर प्राइस की वजह से डिफरेंस आ सकता है। जैसे मान लो मुझे स्टैंडर्ड, चलो इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पूरा का पूरा ये टॉपिक एक एग्जांपल के थ्रू ही हम क्या करेंगे आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट वैरिएंसेस के अंदर हम लोगों को मेनली 3 तरीके के वैरिएंसेस पढ़ने हैं, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, लेबर कॉस्ट वैरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंसेस, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस की बात कर रहे हैं, किसकी? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस की या फिर कॉस्ट वैरिएंसेस। तो हमारा देखो जो ये डिफरेंस है दो चीज़ों की वजह से क्रिएट होता है। एक तो प्राइस की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे सर एग्जांपल दो इसका, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने किसी चीज़ की स्टैंडर्ड प्राइस सोच रखे थे 10 रुपये होंगी, लेकिन एक्चुअल में प्राइस कुछ और भी तो हो सकती है। एक्चुअल में प्राइस में डिफरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब ये प्राइस में भी 8 रुपये हो सकती है, एक्चुअल में प्राइस हो सकता है 9 रुपये हो सकता है 12 रुपये हो सकता है 15 रुपये हो। एक्चुअल में तो प्राइस कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि आपका स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको हम कौन सा वैरिएंस बोलेंगे? प्राइस। प्राइस की वजह से अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको कौन सा वैरिएंस बोलेंगे? प्राइस वैरिएंस। अच्छा, अगर वॉल्यूम या इसको यूजेस या इसको क्वांटिटी भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं? क्वांटिटी। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमने सोचा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगेंगी, हमने सोचा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेंगी 1000 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी जो लगे ज़रूरी है कि एक्चुअल के हिसाब से ही लगे, ज़्यादा भी लग सकती है कम भी लग सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ 1200 क्वांटिटी लग गई तो भी वैरिएंस आएगा, मैं बोलता हूँ 800 क्वांटिटी लग गई तो भी वैरिएंस आएगा। डिफरेंस तो आ रहा है ना, राइट। सो कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस दो चीज़ों की वजह से क्रिएट होती है, एक प्राइस की वजह से और दूसरा यूजेस की वजह से, मतलब क्वांटिटी की वजह से। इसलिए हम लोग जब भी मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस की बात करेंगे तो कॉस्ट वैरिएंस तो निकालेंगे ही निकालेंगे, मटेरियल के अंदर क्या निकालेंगे? कॉस्ट वैरिएंस तो निकालना ही है,
साइड में दूसरा कौन सा वैरिएंस भी निकलेगा? प्राइस वैरिएंस भी निकलेगा। और तीसरा कौन सा वैरिएंस निकलेगा? स्टैंडर्ड, या इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आपका क्वांटिटी वैरिएंस या वॉल्यूम वैरिएंसेस भी बोला जाता है। ठीक है, एक ही नाम है, क्वांटिटी यूजेस या फिर वॉल्यूम, मतलब कितनी वॉल्यूम में कितने क्वांटिटी में आप सामान का यूज कर रहे हो। अच्छा, लेकिन अब कई बार ना ऐसा होता है कि आप जितना सोचते हो, जैसे आपने 2 प्रोडक्ट बनाने थे ए और बी, और आपने सोच रखा था कि ए में 400 यूनिट्स लगेंगे और बी में 600 यूनिट्स लगेंगे, यानी दोनों मिलाकर टोटल कितना लगेगा? 1000 यूनिट्स। आपको 2 प्रोडक्ट बनाने हैं या एक प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके लिए मटेरियल ए भी लगता है, बी भी लगता है। कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए 2 मटेरियल लगते हैं। तो मटेरियल का आपने स्टैंडर्ड क्या सोचा था? आपने सोचा था कि 400 यूनिट इसके और 600 यूनिट इसके लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या लग गया? इसके लग गए 700 यूनिट और सपोज इसके लग गए 500 यूनिट, मतलब दोनों मिला के 1200 यूनिट लग गए क्या? तो ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है वो तो आपका यहाँ पर आ गया क्वांटिटी वैरिएंस में, लेकिन हमने तो यार जो सोचा था ना मटेरियल, वो तो 0.4:0.6 में लगेगा ऐसा सोचा था ना, मतलब 4:6 में लगेगा ऐसा सोचा था कि 4 टाइम्स मटेरियल ए का लगता है तो 6 टाइम मटेरियल किसका लगेगा? 4:6 है दोनों का प्रोपोर्शनेट अगर देखो तो। लेकिन यहाँ तो रेशो भलता ही बन गया, यहाँ तो 7/5 का रेशो बन गया। तो हम लोग क्या करते हैं फिर? मिक्स या फिर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं कि अगर ये हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से लेते तो कितना लगता है। जो 1200 क्वांटिटी है, अगर ये 4:6 में लगती, अगर ये 4:6 में लगती तो कितनी लगती? तो अगर मैं ये 4:6 में अगर निकालता तो ये मेरा क्वांटिटी कुछ और ही आता, 480। 1200 यूनिट को अगर मैं इस रेशो के हिसाब से निकालता 4:6 के हिसाब से तो कितना आता? डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 1200 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6 तो कितना आ जाता आपका? ये 48। और कितना आ जाता है आपका? 480 और 720। फिर ऐसे यूनिट मिल जाते क्या आपको? तो इसको बोलते हैं रिवाइज्ड करना, यानी आपने जिस स्टैंडर्ड में सोचा था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल लगना चाहिए ना। माना क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, लेकिन प्रोपोर्शनेट रेशो तो वही रहना चाहिए। पहले आपने सोचा था 4:6 में लगेगा, तो अभी भी 4:6 में लगना चाहिए ना, अभी तो रेशो बदल ही गया आपका। तो हम उसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो वो हम लोग सीखेंगे मिक्स वैरिएंसेस के अंदर, मतलब एक मिक्स वैरिएंसेस सीखेंगे और उसके अलावा यील्ड वैरिएंसेस, यानी टोटल मिलाकर हम लोग मटेरियल के अंदर कितने वैरिएंसेस सीखने वाले हैं? 5। और फिर मटेरियल वैरिएंस क्या हो जाएगा आपका? खत्म, राइट। उसके बाद मटेरियल वैरिएंस क्या हो जाएगा आपका? खत्म। तो आज हमारी कोशिश होगी हम कौन से वैरिएंसेस को करेंगे? मटेरियल वैरिएंसेस को करेंगे। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे, राइट। पहले कोशिश क्या रहेंगी हमारी? इसके कॉन्सेप्ट को कवर करने की, राइट। मेरे साथ साथ आप लोग एक हेडिंग दे दीजिए अपने कॉपी के ऊपर, अपने कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए मटेरियल वैरिएंसेस। कॉपी पर हेडिंग दीजिए मटेरियल वैरिएंसेस। मटेरियल वैरिएंसेस, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ डेटा दे रहा हूं, जैसे कि मैंने ना कुछ प्रोडक्शन करने के बारे में सोचा था, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ऐसे हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं। कितने प्रोडक्ट बनाते हैं? 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, ए और बी के नाम से। और मैंने सोचा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगेंगी, तो यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेंगी, सोचा था मैंने 800, और मैंने सोचा था यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेंगी 400, यानी कि कुल मिलाकर टोटल मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी थी? 1200, करेक्ट। अच्छा, मैंने कुछ स्टैंडर्ड प्राइस सोच के रखा था कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना लगेगा। तो मटेरियल ए को बनाने के लिए हमने जो पर यूनिट का, ये देखो 800 क्वांटिटी लगेंगी और ये प्राइस है पर यूनिट का। मैंने सोचा था 10 रुपये पर यूनिट का प्राइस लगेगा, और ये बी प्रोडक्ट के लिए 12 रुपये पर यूनिट का सामान लगेगा, राइट। वैसे ही अब हमको कुछ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लग गई वो, ये तो हो गया स्टैंडर्ड। हमने क्या सोचा था, अब क्या लग गया, क्या लग गया?
तो एक्चुअल में एक क्वांटिटी बनाने के लिए कितने यूनिट्स लग गए? 1000 यूनिट्स लग गए। कितने? 1000 यूनिट्स। जबकि बी के क्वांटिटी बनाने में 400 लगने थे, बट एक्चुअल में कितने लग गए? 600। यानी कि टोटल कितनी क्वांटिटी यूज हो गई? 1600। यानी कि 400 यूनिट का टोटल डिफरेंस आया है क्या? 200 यूनिट का डिफरेंस इसकी वजह से और 200 यूनिट का डिफरेंस इसकी वजह से, राइट? तो यहाँ पर यूनिट्स में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, करेक्ट। और उसके अलावा एक्चुअल प्राइस भी हमको पता है। जब हम एक्चुअली प्राइस लेने गए तो 12 रुपये का मिला, जबकि ये अपने को एक्चुअल में 11 रुपये का मिला, करेक्ट। तो ये आपके पास कुछ जानकारी दी हुई है। क्या दी हुई है आपके पास? इस तरीके से कुछ जानकारी दी गई हुई है और आपको बोलता है फाइंड करो। क्या करो? फाइंड आउट मटेरियल वैरिएंसेस। आपको क्या निकालना है? मटेरियल वैरिएंसेस निकालने हैं आपने। इस मटेरियल प्राइजेस क्वांटिटी के अंदर जो जो डिफरेंसेस है, आपने वो डिफरेंसेस क्या करना है? फाइंड करने। कैसे करेंगे? 1 बाई 1 एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, 5 वैरिएंसेस निकालने अपने को टोटल। तो 1 बाई 1 एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकालना सीखना है? कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। देखो नाम में क्या ही आ रहा है इसके? कॉस्ट। इसको शॉर्ट में हम MCV बोल सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, ठीक है। हमको किसके बीच का डिफरेंस निकालना है? कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। जो हमारे मटेरियल के जो कॉस्ट लगती है ना, उसका डिफरेंस निकालना है। तो फिर फॉर्मूला क्या बनना चाहिए इसका? स्टैंडर्ड कॉस्ट में से, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से कौन सी कॉस्ट माइनस कर देंगे? कौन सी कॉस्ट माइनस कर देंगे? एक्चुअल कॉस्ट। तो क्या पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अब सवाल आता है कि सर स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेंगी? बड़ा सिंपल है। इस सवाल का जवाब मैं जितनी सरलता के साथ क्वेश्चन पूछा उतनी ही सरलता के साथ जवाब दे देता हूँ। एक क्वांटिटी बनाने के लिए 10 रुपये लगते हैं, तो 800 क्वांटिटी बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? बोलो कितने लगेंगे? 8000 रुपये। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकाल रहा हूँ मैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कर दूँ तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा क्या? क्वांटिटी इंटू प्राइस कर दूँ तो क्या टोटल कॉस्ट आ जाएंगी क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट। यस, किसी को डिफिकल्टी इसमें? अच्छा, प्रोडक्ट बी की बात करता हूँ। 400 क्वांटिटी और एक को बनाने की कॉस्ट 12 रुपये, तो 400 इंटू 12 4800। अच्छा, दोनों मिलाकर टोटल कॉस्ट कितनी लग गई? 12800। सो दिस इज अवर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है। इसी तरीके से क्या हम एक्चुअल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं? यस, क्या एक्चुअल कॉस्ट निकाला जा सकता है? यस सर, निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गई, ये एक्चुअल प्राइस हो गया। 1000 इंटू 12 12000 और 600 इंटू 11 6600। तो कुल मिलाकर टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई? तो ये आ जाती है 18600। लो जी लो, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आपके पास है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट भी आपके पास है। तो क्या फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं? अच्छा, कैसे निकाला हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ से क्या पता चल गया आपको? आपका कॉस्ट वैरिएंस, ठीक है। अब आपके पास दो मटेरियल था, ए और बी। अगर आपको टोटल में निकालना है तो आप एक साथ पहली टेबल बना लो और सीधा देखो आपने टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला है कितना? 12800। और आपने एक्चुअल कॉस्ट निकाला है कितना? 18600। तो अगर माइनस करेंगे 12800 में से एक्चुअल कॉस्ट, तो 6600 आता है क्या? माइनस में कितना आता है? यानी कि मुझे बताओ, ये जो वैरिएंसेस है इसको आप क्या बोल सकते हो? टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। कितना आता है? 12800 में से माइनस कर देंगे 18600, सॉरी 5800। नेगेटिव है फिगर,
इसका मतलब ये जो टोटल मटेरियल कॉस्ट वरायंस आया, ये आपको कैसा फिगर दे रहा है? 5800। अनफेवरेबल है क्या आपके लिए? तो आप कैसे लिख लोगे इसको? अनफेवरेबल। चलिए, तो समझा कि मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट वरायंस कैसे निकालेंगे? क्लियर है? अच्छा, यहीं पर अगर आपको सवाल आता कि मटेरियल ए का कॉस्ट वरायंस निकालो, तो भी निकाल के दे देते क्या? सिर्फ मटेरियल ए का पूछता तो ये क्या निकला? भी टोटल मटेरियल का निकला, राइट? किसका निकला? टोटल, मतलब मटेरियल ए प्लस बी दोनों प्रोडक्ट के लिए निकला है। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, क्वेश्चन में सिर्फ अगर ऐसा आ जाए कि मटेरियल ए या फिर प्रोडक्ट ए के लिए निकालना है, सिर्फ आपको किसके लिए? ए के लिए आपको मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालना है, तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बस अब ध्यान देना कि सिर्फ ए का पूछा है तो सिर्फ ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट और ए का एक्चुअल कॉस्ट माइनस होगा। जरा देख ले, टेबल बनाया है हमने, तो ए का एक्चुअल कॉस्ट कितना है, सॉरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 8000 और 12000। तो अगर मैं सिर्फ ए के लिए निकालने जाऊं तो 8000 में से माइनस हो जाएगा 12000, तो 4000 अनफेवरेबल है क्या? 4000 क्या है? अनफेवरेबल। अगर सेम मुझे बी के लिए निकालने बोलता तो क्या बी के लिए भी हम निकाल सकते हैं? बी के लिए अगर मुझे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालने बोले तो फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। डन। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बी की देखो कितनी थी? 4800 और इसकी कितनी है? 6600। 4800 और 6600, तो कितना आएगा? माइनस में अगेन अनफेवरेबल आ रहा है क्या? 1800 अनफेवरेबल है। चलो, तो ए और दो दोनों का भी अनफेवरेबल है क्या? तो अगर मुझे टोटल में निकालना होता तो देखो, टोटल में दोनों का ऐड कर दो, मटेरियल ए का कॉस्ट वैरिएंस और मटेरियल बी का कॉस्ट वैरिएंस दोनों का जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस मिल जाएगा। वही तो काम किया था ना हमने ऊपर में भी, ये दोनों को जोड़ के तो लिखा था। इसका 8000 प्लस इसका 4800, दोनों को ऐड करके तो 12800 लिखा था। इसका 12000, इसका 6600, दोनों को जोड़ के तो 18600 लिखा था। सो मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस क्लियर है सभी को? श्योर। कैसे निकालना है मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस में? किसी को कोई डिफिकल्टी? नो? श्योर। ओके। अब प्राइस, अब 4 वैरिएंसेस और बाकी है, एक एक करके पूरे देखते हैं, ठीक है? पहले किसकी बात करेंगे? अच्छा, इतना पहले नोट डाउन कर लो आप लोग। चलिए, अब अगली हेडिंग दीजिए आप लोग, मतलब वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर अब दूसरा वैरिएंसेस हम लोग सीखेंगे। तो अगली हेडिंग दीजिए आप लोग, मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस। मटेरियल प्राइस को ही कुछ लोग रेट भी बोलते हैं, याद रखना, प्राइस की जगह रेट भी आ सकता है। मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस, इसको शॉर्ट में कुछ लोग MPV या फिर MRV भी बोलते हैं। मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस या फिर मटेरियल रेट वैरिएंसेस, ठीक है? मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस या मटेरियल रेट वैरिएंसेस, राइट? ओके, तो कैसे निकलेगा? अब ये जो डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से। देखो ना, वैरिएंस ही क्या बोल रहा है, किसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है? प्राइस। तो अब यहाँ पर किसके बीच का डिफरेंस लेना चाहिए अपने को? प्राइस के बीच का। तो हम लोग अब वैरिएंसेस कैसे निकालेंगे? हमारे स्टैंडर्ड प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल प्राइस। तो हमको प्राइस का डिफरेंस मिल जाएगा क्या, कि प्राइस फेवरेबल था या अनफेवरेबल था? अब ये तो 1 यूनिट के लिए है ना, ये वैरिएंस 1 यूनिट का था, तो हम इसको अगर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल वैरिएंस पता चल जाएगा प्राइस की वजह से एक्चुअल में कितना वैरिएंसेस क्रिएट हुआ है, राइट? तो हमारा मटेरियल प्राइस वैरिएंस कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। नाम के साथ फॉर्मूले को याद रखो। नाम क्या है? मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस। प्राइस वैरिएंसेस का मतलब है प्राइस में डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो ना, यहाँ हमने किसके बीच में डिफरेंस लिया है? प्राइस के बीच में। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस किया है क्या? तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, तो ये प्राइस का डिफरेंस निकल गया। लेकिन ये तो 1 यूनिट के लिए था, हमको तो एक्चुअल जितनी क्वांटिटी लगी पूरे टोटल के लिए निकालना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मटेरियल प्राइस वैरिएंस मिल जाएगा, राइट? चलो,
अब मैं एक एक करके दोनों प्रोडक्ट के लिए निकाल के बताता हूँ और दोनों का टोटल मार देंगे। जैसे मैं प्रोडक्ट ए के लिए अगर निकालने जाऊँ तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ए में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है, ये आपने क्वेश्चन लिख रखा होगा अपने पास, तो मुझे बताते जाना। प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी 1000 यूनिट की लगती है, जबकि उसका स्टैंडर्ड प्राइस कितने का रुपया था, 10 रुपये का, और एक्चुअल प्राइस कितना था, 12 रुपये। मतलब प्राइस में डिफरेंस है, प्राइस में डिफरेंस है। आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 10 रुपये, एक्चुअल प्राइस कितना, 12 रुपये। स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये, एक्चुअल प्राइस 12 रुपये। तो यहाँ पर प्राइस का देख लेना, अनफेवरेबल आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि यही समझ में आ गया, नेगेटिव है, राइट। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 1000 यूनिट थी एक्चुअल में। तो 1000 इंटू -2 रुपये, 1000 इंटू -2 रुपये कितना हो जाता है, -2000, या इसको आप 2000 अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं, 2000 अनफेवरेबल। ये किसके लिए निकला, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस फॉर ए। सेम हम मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस फॉर बी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस बी के लिए निकालना है तो सेम इसके लिए भी वही काम करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस कितना है और बी के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगती है। तो अगेन इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, टेबल की तरफ, आगे टेबल की तरफ। तो बी के लिए एक्चुअल कितना लगता है, 600 क्वांटिटी, और उसका प्राइस कितना कितना है, तो 12 रुपये स्टैंडर्ड है और 11 रुपये एक्चुअल है। चलो लिख लेंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड प्राइस कितना था इसका, 12 रुपये, एक्चुअल प्राइस कितना है, 11 रुपये। इसका मतलब 1 रुपये का वेरिएशन आ रहा है, और टोटल कितनी क्वांटिटी है, 600। तो कितना आ जाएगा, 600 इंटू 1 रुपये, मतलब कि 600 रुपये। और ये फेवरेबल है क्या, ये फेवरेबल है क्या, राइट। चलो अगर मुझे क्या निकालना हो, टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा मैं। अब ये प्रोडक्ट ए का, प्रोडक्ट जो ए का मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या था देख लो, प्लस प्रोडक्ट बी का मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस क्या था वो चेक कर लो। जब दोनों बातें चेक हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जब दोनों बातें पता चल जाएंगी तो आप टोटल प्राइस वेरिएंसेस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अनफेवरेबल आया था, ये 2000 क्या था आपका, अनफेवरेबल, और यहाँ पर ये 600 क्या है, फेवरेबल। तो यानी कि अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो अनफेवरेबल ज़्यादा है, 2000 नेगेटिव था और 600 पॉजिटिव था। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1400 अनफेवरेबल, 1400 अनफेवरेबल। ये क्या निकल गया आपका, टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस, टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। समझ में है क्या बात, पक्का। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो पहला कॉस्ट वेरिएंसेस सीखा, दूसरा प्राइस वेरिएंसेस सीखा। प्राइस वेरिएंसेस भी क्लियर है सभी को। चलिए बात करें हम लोग अब नेक्स्ट किसकी, क्वांटिटी वेरिएंस की। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है, उसी को यूजेस वेरिएंस भी बोलते हैं, राइट। चलिए सो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अब हेडिंग दे दीजिए आप लोग, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस। इसको आप MQV भी बोल सकते हो। कुछ लोग क्वांटिटी की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, यूजेस, तो इसको आप लोग क्या भी बोल सकते हो, MUV, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस। कुछ लोग वॉल्यूम भी बोलते हैं, खाली हो गया। सो यूजेस की जगह क्या भी बोला जाता है इसको, वॉल्यूम। यानी एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंसेस। तो अब देखो डिफरेंस किसकी वजह से अराइज होने वाला है, क्वांटिटी की वजह से। अब किसकी वजह से अराइज होने वाला है, क्वांटिटी की वजह से। तो अब डिफरेंस किसका किसका आना चाहिए आपका, क्वांटिटी का।
तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब मल्टीप्लाइड किससे करेंगे वो सवाल है, ठीक है। क्वांटिटी का तो डिफरेंस समझ में आ गया अपने को, लेकिन अब यहाँ पर मल्टीप्लाइड किससे करना है, प्राइस। कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। क्योंकि देखो एक्चुअल प्राइस तो बार बार बदलते रहती है, लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस बार बार बदलेगी क्या, नो। तो जब भी क्वांटिटी वैरायंस निकालोगे तो कौन से प्राइस से मल्टीप्लाइड करना, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना, तो टोटल वैरायंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि टोटल वैल्यू कितनी है। ये तो क्वांटिटी का डिफरेंस मिला, लेकिन क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा तो वैल्यू मिलेंगे आपको टोटल। लेकिन कौन से प्राइस से, तो स्टैंडर्ड प्राइस से। और स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई करने का मेन मोटो क्या है, एक्चुअल प्राइस तो बार बार बदलते रहती है ना, स्टैंडर्ड प्राइस तो नहीं बदलेंगे बार बार, वो तो एक बार जो डिसाइड कर दिया सो वही है। तो ये आपका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला आपका, मटेरियल यूजेस वैरायंसेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। एंड अगेन आपके पास सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको प्रोडक्ट ए के लिए निकालने बोलूँ तो आप निकाल सकते हो, मैं प्रोडक्ट बी के लिए निकालने बोलूँ तो आप निकाल सकते हो, राइट। तो जल्दी जल्दी निकालिए, आपके पास टेबल में सारी वैल्यूज गिवन है, आपको स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है ए का भी और बी का भी, और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज भी गिवन है आप लोगों को। बस पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर क्विकली। चलो मैं भी देख ही लेता हूँ वैल्यू। तो हमारे पास ये देखो स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये थी एक की और दूसरे की 12 रुपये है, याद रखना भाई 10 रुपये और कितनी है 12 रुपये, लिख लेता हूँ। तो क्या दिया हुआ है आपको, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपये और मटेरियल बी के लिए 12 रुपये। अच्छा सेम चीज़ अब हम क्या भी निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 800 और इसकी थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 400, मतलब 800 और 400, ठीक है। 800 और 400 ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 800 ए के लिए थी और 400 बी के लिए थी। ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अच्छा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बाद एक्चुअल क्वांटिटी भी लगेंगी, 1000 और 600 है, 1000 और 600 है। सो 1000 और 600, राइट, 600 है यह। चलो तो ए के लिए निकाल दूँ मटेरियल वॉल्यूम या फिर यूजेस वैरायंसेस, तो 800 माइनस 1000 कितना आएगा, -200, और इंटू 10 रुपये करेंगे तो 2000 अनफेवरेबल बैलेंस है ये। और वैसे यहाँ पर 400 माइनस 600 मतलब -200, और -200 इंटू 12 करेंगे तो 2400 अनफेवरेबल, 2400 अनफेवरेबल, राइट। चलिए और अगर दोनों को नेट ऑफ कर दूं, यानी कि टोटल मटेरियल यूजेस या वॉल्यूम वैरायंसेस अगर निकालूं तो 2400 प्लस या 2000 प्लस ये भी 2400, दोनों भी नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे क्या, मतलब कुल मिलाकर 4400 अनफेवरेबल आएगा क्या, क्या बोले। हाँ तो वही तो किया ना मैंने, लेकिन रहेगा तो अनफेवरेबल ही ना, सिंबल तो माइनस का ही रहेगा ना। -2000 -2400 माइनस क्या हो जाएगा, -4400, सिंबल माइनस का यूज कर रहे हो, हुआ तो पॉजिटिव ही ना। चलो तो आप क्या बोलोगे इसको, 4400 अनफेवरेबल बैलेंस, डन टोटल। अच्छा चलो एक और मैजिक दिखाते हैं आपको, ठीक है। 3 चीजें समझ में आई अभी तक के, तीनों चीज को पहले समराइज करता हूँ, तीनों चीज को समराइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरायंस की बात की है क्या, टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरायंस कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, वैसी ही एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, डन। ये पहला चीज सीखा था हमने। फिर इसके बाद दूसरी चीज हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था मटेरियल प्राइस वैरायंसेस। तो मटेरियल प्राइस वैरायंसेस कैसे निकलता है, प्राइस के डिफरेंस की वजह से, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, लेकिन क्वांटिटी क्या ले लेंगे हम लोग जो एक्चुअल में लग रही है, तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या ले लेंगे यहाँ पर, एक्चुअल क्वांटिटी। और फिर तीसरी बात हमने सीखा था मटेरियल यूजेस वैरायंस,
और ये यूजेस या क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस, राइट। अच्छा, ये टोटल मिलाकर प्राइस का वैरिएंसेस था और ये क्वांटिटी का वैरिएंसेस था, बराबर। और ये क्वांटिटी और प्राइस दोनों का मल्टीप्लाइड करके टोटल वैरिएंसेस है क्या। अगर मुझे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालना हो तो एक और तरीका हो सकता है, मैं जो टोटल मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस आया था और मटेरियल वॉल्यूम वैरिएंसेस आया था, इनको भी अगर जोड़ दूँ ना तो सेम ही रिजल्ट मिलता है। सर जरा दिखाओ तो, देखो आपने सबसे पहले क्या निकाला था, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकाला था। ये था आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, कितना 5800 5800। ओके, याद रखना अनफेवरेबल है, याद रहेगा, यस लिख के रख लो कहीं पर। ओके, और जब हम लोगों ने प्राइस वैरिएंसेस निकाला था तो देखो हमारा टोटल प्राइस वैरिएंसेस कितना आया था, 1400 अनफेवरेबल। और ये मतलब ये 1400 अनफेवरेबल था क्या, और यूजेस वैरिएंसेस 4400 अनफेवरेबल है क्या। इन दोनों को जोड़ दूं 1400 अनफेवरेबल और 4400 अनफेवरेबल, तो कुल मिलाकर जो हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस है 5800 आता है क्या, अनफेवरेबल। यानी कि ये वेरिफिकेशन करने का भी तरीका है, एक आय का भी तरीका है वेरिफिकेशन। अगर कभी वेरिफिकेशन करने बोले कि मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस का वेरिफिकेशन करो तो क्या करने का, कुछ नहीं, दोनों को जोड़ देने का। 3 बातें समझ में आई, श्योर। यहाँ तक कि किसी को डाउट है, पहले कॉस्ट वैरिएंस की बात किया, फिर प्राइस वैरिएंस की बात किया, फिर यूजेस वैरिएंसेस की बात किया, डन यहाँ तक के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब और 2 वैरिएंसेस हमको मटेरियल के अंदर सीखने हैं। एक सीखना है मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस के बारे में, और फिर उसके बाद लास्ट सीखेंगे इल्ड वैरिएंसेस के बारे में। लेकिन पहले किसके बारे में सीखेंगे, मटेरियल मिक्स के बारे में। एग्जाम्स के अंदर अगर आप लोगों को क्वेश्चन जैसा देना है सीधा 16 मार्क का या फिर 8 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स वालों को जिनको क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, जनरली एमकॉम वालों को 8 मार्क और 16 मार्क का क्वेश्चन आता है, एंड एमबीए में तो 16 के आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये मटेरियल का जो क्वेश्चन है, सिर्फ पूरे 5 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो पक्की बात है 8 मार्क के लिए पूछेगा, 16 मार्क के लिए सिंगल नहीं पूछेगा, उसके साथ फिर लेबर में मिक्स करके पूछेगा, राइट, अगर 16 में पूछना है तो फिलहाल अभी आज हम लोग पूरा क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना मटेरियल वैरिएंसेस। चलो अगली हेडिंग दे दो, मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस। अगली हेडिंग दो सारे के सारे बच्चे, क्या हेडिंग देंगे, मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस। मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ तो भी मिक्स करेंगे, मिक्सर कॉम्बिनेशन का मिक्सचर करना है यहाँ पर, मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस। चलो जो क्वेश्चन अभी दिया था मुझे, आगे किसी का डाटा लिखा है तो बताइए, बार बार ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर मतलब, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, ये सब दिया हुआ था क्या, तो बताइए ज़रा मुझे, प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए। तो 800 और 400 था, 10 रुपये और 12 रुपये, 1000 और 600, 12 और 11। ठीक है, अब सुनिए, हम लोग जो मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस है, मिक्स कैसे निकालेंगे मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस, तो हमको क्या करना है, हमको ना एक रिवाइज्ड फिर से क्वांटिटी लेना, मिक्स क्वांटिटी लेना, क्योंकि मिक्स बोल रहे हैं ना, मिक्स मतलब कुछ तो भी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम किसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो यहाँ हम लोग रिवाइज्ड करेंगे। रिवाइज्ड मतलब क्या होता है, फिर से कैलकुलेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स करेंगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स एट एक्चुअल इनपुट,
नाम में जवाब छुपाया। क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। किसको? स्टैंडर्ड मिक्स को। मतलब इसको हमने क्या करना है? रिवाइज करना है। किसको? स्टैंडर्ड को क्या करना है? मिक्स करना, रिवाइज करना है। ठीक है। एट एक्चुअल इनपुट। कौन से बेसिस पर? एक्चुअल इनपुट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? इनपुट के बेसिस पर। चलो, तो इसके लिए पहले हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल देते और एक्चुअल कॉस्ट निकाल देते। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट निकालते आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। डन। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 800 इंटू 10 कितना हो गया? ये 8000। और यहाँ कितना आ गया? 4800। कुल मिलाकर कितना हो रहा है ये? 12800। और वैसे यहाँ पर 12000 और 6600, कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 18600। अब चलो, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों को ये जो हमारी ये तो हम लोगों ने पहले भी निकाला था स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसका यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड या फिर जो कॉस्ट वैरिएंसेस है उस समय पे कर लिया था। डन। ओके। अब हम लोगों को क्या करना है? स्टैंडर्ड, ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है। क्या निकालना है हमने? स्टैंडर्ड मिक्स। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये रिवाइज, हमारे पास स्टैंडर्ड ये क्या है? क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे, RSQ। इसी को मैं शॉर्ट में क्या बोलता हूँ? RSQ, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या निकालेंगे हम लोग? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज का मतलब ये होता है फिर से हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे। लेकिन ध्यान देना, मिक्स होना चाहिए। कौन से इनपुट के बेसिस पर? एक्चुअल इनपुट के बेसिस। सर इसका मतलब समझाओ जरा। हमने एक्चुअल में 1000 और 600 यूनिट लगाए क्या? इसका अगर मैं रेशो की बात करूं तो इसका रेशो क्या बनता है? 5:3। इसका पहले रेशो निकाला एक्चुअल का, तो एक्चुअल का रेशो क्या लगा? 5:3। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 5 क्वांटिटी ए का डालना पड़ेगा, तो एक्चुअल में 3 क्वांटिटी किसका डालना पड़ेगा? बी का। ए का अगर 5 क्वांटिटी डालना है तो बी का कितना डालना पड़ेगा? 3 क्वांटिटी। ये बात समझ में? ये एक्चुअल का क्या निकला? रेशो निकला। तो आपने इस रेशो के बराबर इसको लाना है, मतलब रेशो के हिसाब से लाना है। कैसे? थोड़ा ध्यान से, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। रेशो समझ में आया? 5:3। तो ये जो 1200 जो टोटल आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगी है वो इस प्रोपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। आपको एक्चुअल 800 और 400 दिया था, लेकिन हमको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड निकालना है। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड कैसे निकालेंगे हम लोग? ये 1200 क्वांटिटी किस प्रोपोर्शनेट में बट जाएंगे आपकी? 8 इंटू 5। ठीक है। टोटल 8 हमको रेशो आ रहा है, 5 + 3, उसमें से 5 इससे ए में लग रहे हैं, तो कितना आएगा इसका आंसर? 750। और 1200 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 कितना? 400, 450। दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 1200 क्वांटिटी। टोटल में तो उतना ही है, लेकिन अब ये रिवाइज होगा क्या? नए स्टैंडर्ड। अब ये कौन से रेशो के हिसाब से है आपके? 5:3 के हिसाब से। किसके हिसाब से? उसी को क्या बोलते हैं हम? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स एट एक्चुअल। समझा इस शब्द का मतलब? क्या कर रहे हैं हम लोग? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट कौन सा यूज कर रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी का। समझिए बात। कैसे निकाले इसको? हमने निकाला टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी जितनी थी उसको डिवाइड किया टोटल रेशियो से, टोटल जो एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो था ना उससे, और मल्टीप्लाइड कर दिया जो भी प्रोपोर्शनेट आपका जो रेशियो आया था वो। तो आपको क्या पता चल गया? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। समझ में आया कि रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालना है? डन? समझा? डन यहाँ तक के? अब चलो, आपको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल चुकी है, तो अब आप लोग क्या भी निकाल सकते हो? मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस? तो ये निकलेगा आपका RSQ, मतलब कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो क्या पता चल जाएगा आपको? MMV, मटेरियल मिक्स वैरिएंस। क्या पता चल जाएगा? मटेरियल मिक्स वैरिएंस। चलिए, सो आप लोगों को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालना था? डन। ये
क्वांटिटी सीखने के बाद आप लोगों को मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस का क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपके पास अब मटेरियल ए के लिए भी आप निकाल सकते हो और मटेरियल बी के लिए भी निकाल सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, ए के लिए भी निकाल सकते हो और बी के लिए भी। सो रिवाइज्ड ए के लिए कितना था, 750, राइट। और एक्चुअल कितना है, एक्चुअल पता नहीं, 1000 है शायद एक्चुअल, तो -1000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 10 रुपए। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मटेरियल बी के लिए, रिवाइज कितना आया था, 450, जबकि एक्चुअल कितना था, 600, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी, 1200। तो आंसर तो आ रहा है अनफेवरेबल ही। -250 इंटू करेंगे तो 2500 अनफेवरेबल है, और इसको भी 150 माइनस 600 करेंगे तो सॉरी 450 माइनस 600 करेंगे तो -150, और -150 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1800 अनफेवरेबल, 1800 अनफेवरेबल। ये क्या निकल गया आप लोगों का, मटेरियल मिक्स वैरिएंस। क्या निकल गया आपका, मटेरियल मिक्स वैरिएंस, राइट। तो मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस कब निकालेंगे हम लोग, या कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। डन यहाँ तक के। चलिए अभी तक के हम लोगों ने 4 चीजें सीख लिया है, तो 4 चीजों के ऊपर एक छोटी सी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन, ये। अब क्या है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने सॉल्व करना है। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, 2 प्रोडक्ट है। ये स्टैंडर्ड मिक्स है, मतलब ये स्टैंडर्ड के बारे में बता रहा है। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी गई है और ये स्टैंडर्ड प्राइस है, और ये मल्टीप्लाइड करके स्टैंडर्ड कॉस्ट दी गई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस है, मल्टीप्लाइड करके क्या दे दिया आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दिया, और इन दोनों की मिलाकर टोटल है, ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और उसी तरीके से ये एक्चुअल क्वांटिटी है और एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्राइस है, और ये आपका एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, और दोनों मिलाकर ये टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गया आपका। डन। सारी इंफॉर्मेशन सिमिलर अभी जो दिया था वैसी है। तो आपको क्या क्या निकालना है, आप लोगों ने निकालना है यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वैरिएंसेस, मटेरियल प्राइस वैरिएंसेस, मटेरियल यूजेस वैरिएंसेस, और मटेरियल मिक्स वैरिएंसेस। डन। तो इतनी चीजें आप लोग निकाल के रखिए। चलिए, सो आप लोग ने इन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। होप कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्या करोगे, सॉल्व करोगे, राइट। एंड सॉल्व करने के बाद आप जब आंसर कंपेयर करोगे तो सबसे पहले आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस निकालना था क्या, और ये कैसे निकलता आपका, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से आप क्या माइनस करोगे, एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना था हमारे पास, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 290 रुपए का, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितना है हमारे पास, 275 रुपीज़ का। तो 15 रुपए का फेवरेबल है क्या, 15 रुपए का फेवरेबल आ रहा है क्या, ठीक है। हालांकि यहाँ इन्होंने फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट बनाया, तो इनके हिसाब से नहीं चलने का, अपन ने जो सीखा उसके हिसाब से चलने का, राइट। आंसर रिमेन सेम, 15 रुपए फेवरेबल। डन। अच्छा, दूसरा प्राइस वैरिएंसेस निकालना था क्या। अब प्राइस वैरिएंसेस ए के लिए अलग निकल जाएगा और बी के लिए अलग निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो आंसर सेम आ रहा है क्या, 15 एडवर्स है, 20 फेवरेबल है। आपने उसका फॉर्मूला नहीं देखना, आपने अपने फॉर्मूले से चलने का, राइट। चलो, तो प्राइस वैरिएंसेस भी बराबर है। अच्छा, दोनों को अगर नेट करेंगे, नेट ये 15 एडवर्स था, 20 फेवरेबल है, मतलब 5 फेवरेबल आएगा क्या, दोनों को नेट अगर करेंगे प्लस माइनस। अच्छा, प्राइस वैरिएंसेस के बाद अगला यूजेस वैरिएंसेस या क्वांटिटी वैरिएंसेस कैसे निकल जाएगा आपका, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसमें भी देखो ए के लिए 10 रुपए एडवर्स आया था नहीं आया था, और 20 रुपए फेवरेबल आया था। दोनों को नेट ऑफ करते तो 10 रुपए क्या आता आपका, फेवरेबल, करेक्ट। फिर उसके अलावा अब मटेरियल मिक्स निकालना था क्या आपको,
तो इसके लिए पहले आप क्या करते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते हैं, उसमें से माइनस करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी और फिर स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो रिवाइज्ड कैसे निकाला होगा, मैंने सिर्फ रिवाइज वाला फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। ये आपके पास डाटा था, पहले आपने देखो ये जो एक्चुअल आपको दिया हुआ है इसका रेशियो निकाला होगा, 3:2 आया था क्या, 60 kg और 40 kg का रेशियो कितना होता है, 3:2 होता है। कितना होता है, 3:2। तो आपको टोटल 100 kg लगा था क्या स्टैंडर्ड, कितना लगा था, 100। तो RSQ कैसे निकालोगे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालोगे, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी निकलेंगी 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, कितना आ जाएगा 60, और 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना 40। तो ये क्या निकल गया, RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या निकल गई है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल गई। डन, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और अगर एक बार आपको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल जाए तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा क्या, क्या निकालना, मटेरियल मिक्स, मटेरियल आपका मिक्स वैरिएंसेस, RSQ माइनस AQ। तो आपको RSQ मिल चुका है दोनों का, AQ भी मालूम है एक्चुअल क्वांटिटी, और स्टैंडर्ड प्राइस भी आपको A और B का मालूम है, राइट। तो निकाल सकते हैं अपन, यस। तो जिन्होंने निकाला एक बार चेक कर लो, 10 एडवर्स A के लिए और 20 फेवरेबल, आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो, तो यहाँ पर देखो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी की टोटल और एक्चुअल क्वांटिटी की टोटल इक्वल है क्या, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल जो क्वांटिटी दोनों भी सेम है क्या। अगर दोनों भी सेम है तो पक्की बात है आंसर तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि जहां पर जब ये दोनों सेम हो जाए तो फिर आप लोगों ने एक्चुअल की जगह कौन सी क्वांटिटी यूज करने का, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज कर लेने का। जब ऐसा सिचुएशन आए कि आपके पास ये दोनों सेम है तो पक्की बात है आंसर 0 ही आना है। जब रिवाइज और एक दोनों क्वांटिटी अगर जब इक्वल हो तो पक्की बात है जब दोनों इक्वल होगा तो इस कंडीशन में आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, मटेरियल मिक्स वेरिएंस जब दोनों भी सेम होंगे तो सेम होंगे, ऐसी कंडीशन में फिर आप लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी की जगह आप लोगों ने कौन सा क्वांटिटी ले लेना चाहिए, फिर फॉर्मूला आपका यहाँ पर बदल जाएगा। फिर ये वाला जो हमने फॉर्मूला रिवाइज माइनस एक्चुअल किया था, फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। फिर ऐसे कंडीशन में जब आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी जब दोनों इक्वल हो जाए, ये जो भी फॉर्मूला बता रहा हूँ ना सिर्फ स्पेसिफिक केस में लगेगा। ये जो फॉर्मूला बताऊंगा अभी ये सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगा। कौन से कंडीशन में, जब आपका एक्चुअल क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो पक्की बात है आंसर तो 0 ही आना है, वो तो तय है। आंसर क्या आएगा आपका 0। सो ऐसी कंडीशन में आपको अब दूसरा फॉर्मूला यूज करना है। तो आपके पास अल्टरनेटिव फॉर्मूला कौन सा है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला कौन सा है आपके पास, तो लिखेगा इसके लिए अल्टरनेटिव फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब यूज करना व्हेन RSQ इज इक्वल टू AQ, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके बराबर हो, एक्चुअल क्वांटिटी के बराबर हो। तो फिर आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, लिखिए फिर इसके लिए फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। इन्होंने वैसे किया तो है सॉल्व, ये कितना है यहाँ पर 55, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लिया। 100 रुपीज आपका स्टैंडर्ड क्या था, टोटल क्वांटिटी थी क्या, ठीक है। स्टैंडर्ड लिखा आप लोगों ने, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट एट ऑफ एक्चुअल मिक्स, मतलब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट करना है, लेकिन एक स्टैंडर्ड मिक्स से लेना है और एक एक्चुअल मिक्स से लेना है। अब ये कैसे निकलेगा वो चीज पर ध्यान देना। ये आप लोगों का निकलेगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू, ये कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी,
ठीक है, आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड मिक्स कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट एट स्टैंडर्ड मिक्स पता चलेगा। और आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए कौन सी मिक्स पर, एक्चुअल मिक्स पर। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी लोगे, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल प्राइस लोगे, राइट। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट थे, ए और बी, ए और बी दो अलग अलग प्रोडक्ट थे। तो अगर आप लोगों का कंडीशन ऐसा बन रहा है कि रिवाइज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों इक्वल आ जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। कौन सा वाला, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, आप ये नहीं ले सकते। अब क्या करना पड़ेगा आप लोगों को स्टैंडर्ड, हालांकि अब जब ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, जब ये ब्रैकेट सॉल्व होता है ना, ध्यान देना, ये जब ब्रैकेट सॉल्व होता है तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह बस हमने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लिया, ठीक है। ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, यही बनता है कि अगर ये ब्रैकेट सॉल्व होता तो, बराबर वही चीज है, बस अब कैसा इक्वल आ रहा है, इसलिए हम रिवाइज की जगह डायरेक्ट कौन सी क्वांटिटी लेंगे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस आपको पता है ए की कितनी थी 2 रुपए, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी 55, राइट। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी 2 रुपए, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 60 रुपए, 60 यूनिट, सॉरी नॉट रुपए, 60 kg। तो आंसर कितना आ जाता, 110 माइनस 120, तो आंसर कितना आता 10 एडवर्स, या इसी को अनफेवरेबल बोल सकते हैं, ठीक है। 10 क्या है आपके लिए, अनफेवरेबल, डन। और ऐसी बी के लिए निकालेंगे, ऐसी किसके लिए निकालेंगे, बी के लिए। कैसे निकालेंगे, एक्चुअल उसका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, और 45 उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, माइनस स्टैंडर्ड प्राइस 4 और एक्चुअल क्वांटिटी 40 है। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 180, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 160, तो आंसर कितना आएगा 20 फेवरेबल, डन। सर इतना लंबा चौड़ा पंचायत करने के बजाय सीधा सीधा ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, कैसा, जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे, क्या बोल रहा था मैं स्टार्टिंग में, मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा था जब भी ये सेम आ जाए ना तो आप लोगों ने सीधा सीधा क्या कर देने का, फॉर्मूले में आपने क्या कर देने का, जब भी, लेकिन ये बात सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई होंगी, जब ये दोनों क्या होंगे इक्वल, तो सीधा फॉर्मूला यूज कर देने का, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यानी कि सीधा सीधा आपका जो क्वांटिटी वैरिएंस है ना वही बन जाता है, ठीक है। क्या हो गया आपका, स्टैंडर्ड प्राइस कॉमन निकल गया, यानी कि फिर आपका मटेरियल मिक्स वैरिएंस और मटेरियल यूजेस वैरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं रहता, दोनों सेम ही होता है। फॉर्मूला सेम ही है क्या, यही सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था, यस, किसमें, मटेरियल यूजेस या क्वांटिटी वैरिएंस जब सीखा था, लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब इक्वल आ रहा, करेक्ट। वो भी हमको क्यों इक्वल में ये सेम करना पड़ता है, बिकॉज अगर हम रिवाइज के हिसाब से चलेंगे तो फाइनल डेविएशन तो 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम है तो डेविएशन तो 0 आना है, इसलिए फिर आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, डन। अभी समझा 10 रुपए कैसे आया या 20 रुपए कैसे आया, तो ये था आपका मटेरियल मिक्स वैरिएंस। इस क्वेश्चन के अंदर 4 चीजें बोला था, ये चारों चीजें हो गई, राइट। ये 4 चीजें मैंने आपको करने बोला था, ये चारों चीजें आपकी डन। चलिए लास्ट एक और कॉन्सेप्ट है, कौन सा, यील्ड वैरिएंसेस को लेकर, बस उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, किसको, यील्ड वैरिएंस का डिस्कशन कर लेते हैं कि यील्ड वैरिएंसेस कैसे निकलेगा। आइएगा मेरे साथ यील्ड वैरिएंसेस की तरफ, क्या बोले, चलिए नोट डाउन कर लीजिए जो कर रहे हैं। चलिए सो आप लोग अपने कॉपी पर एक हेडिंग दीजिए, मटेरियल यील्ड वैरिएंसेस, ठीक है। अपने कॉपी पर आप लोग हेडिंग दे दीजिए, मटेरियल यील्ड वैरिएंसेस। कहाँ दोगे हेडिंग, यहाँ, चलो मैं भी दे देता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ हेडिंग दीजिए, मटेरियल यील्ड वैरिएंस, मटेरियल यील्ड वैरिएंसेस, राइट, मटेरियल यील्ड वैरिएंस। सो मटेरियल यील्ड वैरिएंस को शॉर्ट में हम लोग MYV। अब मटेरियल यील्ड वैरिएंस में आपको एक चीज के पीछे माथापच्ची करनी है, और वो है स्टैंडर्ड रेट। आप लोगों को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड रेट निकालना है। अब स्टैंडर्ड प्राइस यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे,
स्टैंडर्ड रेट यूज करेंगे। सो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट आप किस तरीके से निकालोगे? तो स्टैंडर्ड रेट के लिए फॉर्मूला लिखिए, कैसे निकलेगा आपका स्टैंडर्ड रेट। तो ये निकलेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स। इस शब्द पे जाकर कंफ्यूज मत होना, मैं इसका एकदम इजी वे बता देता हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मतलब कुछ नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कर देने का, खत्म। राइट, क्या करने का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको क्या पता चल जाएगा? ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पता चल जाएगी आपको, डिवाइडेड बाय, इधर पे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट। ये स्टैंडर्ड आउटपुट की जानकारी आपको कहाँ दिया जाएगा? क्वेश्चन में बताया जाएगा कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है। वैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स की भी जानकारी क्वेश्चन में बताया जाएगा। जब बताएगा तभी आपका ये यील्ड वैरिएंस निकलेगा, अदरवाइज यील्ड वैरिएंस निकलेगा नहीं। क्वेश्चन में जब उससे रिलेटेड जानकारी होंगी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, और स्टैंडर्ड आउटपुट भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप क्या निकाल दोगे? स्टैंडर्ड रेट। इसका मतलब क्या है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी और उसमें टोटल आउटपुट कितना निकला। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ 4700 की टोटल कॉस्ट लग रही है और इतनी कॉस्ट में कितना हमारा आउटपुट बनता है, मैं बोलता हूँ 100 यूनिट बनता है। इसका मतलब एक यूनिट की स्टैंडर्ड रेट कितना निकलता है? 47 रुपीज। तो ये इस फॉर्मूले का मतलब, यानी आप स्टैंडर्ड डायरेक्ट प्राइस नहीं ले रहे, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया होगा, वहां से आप स्टैंडर्ड रेट निकालते हो। समझ में आया स्टैंडर्ड रेट कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन में आपको काय की जानकारी दिया होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स की जानकारी दिया होगा और स्टैंडर्ड आउटपुट की जानकारी दिया होगा। तो क्या मिल जाएगा आपको? स्टैंडर्ड रेट। तो मटेरियल यील्ड वैरिएंस निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट। क्या निकालना पड़ेगा आपको? स्टैंडर्ड रेट। और आप लोगों को मटेरियल यील्ड वैरिएंस का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल यील्ड वैरिएंस इज इक्वल टू, मटेरियल यील्ड वैरिएंस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट, जो कि आप यहां से निकालोगे, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड, सर एक्चुअल यील्ड की जानकारी कहाँ दी जाएंगी? क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक्चुअल यील्ड की जानकारी दी जाएगी कि कितना एक्चुअली आपने बनाया है, मतलब टोटल कितना जनरेट किया है आपने, माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। यील्ड मतलब होता है इनकम, ठीक है? यील्ड का मतलब क्या होता है? इनकम। तो एक्चुअल इनकम में से स्टैंडर्ड इनकम को माइनस करेंगे तो हमको हमारा पता चलेगा फेवरेबल या फिर हमारा अनफेवरेबल कितना है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? स्टैंडर्ड रेट से। पहले डेविएशन निकालेंगे यील्ड का, ये काय का डेविएशन निकल रहा है? यील्ड का, काय का? यील्ड। लेकिन यील्ड मतलब होता है इनकम, और इनकम में कभी भी याद रखना एक्चुअल से स्टैंडर्ड का कंपैरिजन। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने 100 रुपए कमाया जबकि स्टैंडर्ड मेरा 90 था, यानी मैं फेवरेबल हूँ या अनफेवरेबल? यानी एक्चुअल से स्टैंडर्ड माइनस करेंगे तब फेवरेबल हमको समझ में आएगा। यही सेम चीज कॉस्ट में उल्टी होती है। कॉस्ट में क्या होता है? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करने पर इनकम जनरेट होती है। डन? चलिए, सो मटेरियल यील्ड वैरिएंसेस में क्या करना है? एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड करना है। एंड आप लोगों को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है। डन? ये स्टैंडर्ड रेट आप लोगों को कैसे निकालना है? क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को स्टैंडर्ड मिक्स दिया होगा। क्या होगा क्वेश्चन के अंदर? स्टैंडर्ड मिक्स दिया होगा, राइट? तो ये फॉर्मूले का यूज करना है अपने को। डन? सो आप लोगों को मटेरियल यील्ड वैरिएंस किस तरीके से निकालना है? स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड कहाँ गिवन होगा? क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड यील्ड कहाँ गिवन होगा? क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए आपको माथापच्ची करनी है। वो कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये दोनों भी चीजें कहाँ गिवन होंगी? क्वेश्चन के अंदर गिवन, राइट? तो ये आप लोगों का किससे रिलेटेड फॉर्मूला हो गया? आपका ये हो गया फॉर्मूला मटेरियल यील्ड वैरिएंस से रिलेटेड।
इल्ड का मतलब होता है इनकम, तो ये बात याद रखना, इसलिए एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर रहे हैं। अभी तक के सारे कॉस्ट में हम लोगों ने स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल किया, लेकिन ये इल्ड है, इनकम है, इसलिए यहाँ एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड कर रहे, तो इल्ड का डिफरेंस आ गया और उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर रहे, तो टोटल इल्ड वैरिएंस आ गया, राइट। चलिए, सो अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने स्टडी मैट पे आना है, ठीक है। स्टडी मैट मतलब आप लोगों का ठाकुर पब्लिकेशन, पेज नंबर 221, पेज नंबर 221 से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर आप लोगों को मटेरियल इल्ड, और मैं आप लोगों के साथ एक काम करूंगा, सेम क्वेश्चन शीट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। जिनके पास क्वेश्चंस या मटेरियल नहीं है तो उनके पास मैं सेम क्वेश्चंस शेयर कर दूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर आप लोगों ने पूरे मटेरियल के क्वेश्चंस कहाँ तक के करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 तक के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 तक के सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 9 तक पहले आप लोग इसको एज अ होमवर्क कोशिश करो। 9 क्वेश्चन है, तो ये 9 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश करना है, ट्राई करना है। ये आपके लिए एक बार होमवर्क है। अगर कहीं डिफिकल्टीज आए तो भले हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलो, सो ये आज की क्लास को हम यहीं पर क्या करते हैं, एंड करते हैं।